दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये सचमुच खास एपिसोड है क्योंकि जब से मैंने ये YouTube चैनल लॉन्च किया है तब से ये पहली दफा मैं किसी गणमान्य व्यक्ति का इंटरव्यू कर रहा हूं। इधर हाल के वर्षों में मैंने बहुत कम इंटरव्यू किए और ये एक शुरुआत है। और शुरुआत मैं एक ऐसे व्यक्ति से कर रहा हूं जिन्होंने देश की राजनीति में हाल के दिनों में हलचल मचा दी थी और आज भी उन्हें उनके द्वारा उठाए गए सवाल बेहद रिलेवेंट हैं और मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान को बेहद नापसंद भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सत्यपाल मलिक साहब से। और सत्यपाल मलिक, अब इनका परिचय तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि समाजवादी आंदोलन के एक सिपाही के तौर पे इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, अपने राजनीतिक जीवन की छात्र युवा आंदोलन से, और फिर लोहिया जी की पार्टी के साथ रहे, चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी के साथ रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में तो बाकायदा मंत्री रहे केंद्र में, इसके अलावा विधायक रहे और तमाम पदों पर रहे। गवर्नर बने, भारतीय जनता पार्टी में आए तो पहले तो पार्टी में उपाध्यक्ष संबोधदार थे, उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फिर इनको सरकार ने गवर्नर बनाया और एक साथ अलग अलग समय पर एक क्रम से 4 राज्यों के गवर्नर रहे। और उनमें बिहार है, उसमें जम्मू कश्मीर है, उसमें गोवा और मेघालय भी हैं। लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अब वो दिल्ली में है, सवाल उठाते हैं। किसान आंदोलन को लेकर जब ये गवर्नर थे तब भी सवाल उठा रहे थे सरकार पर, और सरकार के किसान विरोधी कदमों की इन्होंने जमकर आलोचना भी की थी। तो सत्यपाल मलिक से आज हम रूबरू हैं और आपको हम कुछ ऐसे सवालों पर उनके जवाब सुनाएंगे। मुझे विश्वास है, क्योंकि वो खुलकर बोलने वाले व्यक्ति हैं, कि वो जो बातें कहेंगे वो सोचकर दिमाग से केवल नहीं कहेंगे, दिल से भी कहेंगे। दिमाग और दिल से बोलने वाले नेता का नाम है सत्यपाल मलिक। और ये तब भी जब ये अपोजिशन में थे, तब भी जब ये सत्ता के साथ थे। तो लीजिए, सत्यपाल मलिक से हम रूबरू हैं। मलिक साहब, हम अतीत में बहुत नहीं जाएंगे, हम हाल के दिनों के प्रसंगों पर आपसे आपकी राय जानेंगे। आपने राज्यपाल का पद जारी रखते हुए भी मौजूदा सरकार के अनेक कदमों की आलोचना की। मुझे याद आ रहा है कि आपने किसान आंदोलन के दरमियान तो सरकार की बड़ी फजीहत की। कई बार तो स्वयं आप आ गए और किसानों को संबोधित आपने किया, कुछ एक जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, अपने इलाकों में भी गए। तो ये सब करते हुए क्या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वो क्यों आपको टॉलरेट करते रहे? What was the reason? आपने भी इस्तीफा आप नहीं दिया और उन्होंने भी आपको नहीं हटाया। वो इस्तीफा मांगते तो मैं तैयार था इस्तीफा देने के लिए, लेकिन उनको शायद लगा कि इसका बहुत कम टाइम रह रहा है तो लेट इट डाई डाउन इटसेल्फ, ये जब हट जाएंगे तो छोड़ो, क्यों एक इशू खड़ा करें, शायद इसलिए उन्होंने मुझे हटने के लिए नहीं कहा। लेकिन आपको ये लगा कि एक नैतिक प्रश्न है कि एक आरएसएस संचालित पार्टी ने आपको गवर्नर बनाया है, और गवर्नर आमतौर पे बीजेपी, प्रो बीजेपी लोगों को ही बनाती है ये सरकार, बहुत इंडिपेंडेंट लोगों को बनाती नहीं। तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया कि भाई हम इस्तीफा देकर चलो किसानों के बीच में कूद पड़ते हैं? नहीं, मैं इस्तीफा देने के पक्ष में था, लेकिन मुझे बीजेपी के ही कुछ बहुत सीनियर लोगों ने कहा कि मांगे तो देना, खुद से मत देना, वो अननेसेसरी हो जाएगा, आप विवाद पैदा कर रहे हैं, इसलिए मैंने नहीं दिया। जब मैं आपके घर आया, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ वर्षों के अंतराल पर, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप सोम विहार नाम की आर के पुरम की एक कॉलोनी में एक मिडिल क्लास, एक मध्यवर्गीय जीवन जी रहे हैं। 2 कमरे की, 2 बेडरूम का मकान है, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं। जम्मू कश्मीर, आप चलो गोवा के होते बात समझ में आती है कि चलो शांत राज्य है, आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, लेकिन अच्छा मेघालय के भी रहे, लेकिन आपके यहाँ मुझे किसी एक सिपाही कांस्टेबल से भी मुलाकात नहीं हुई, यहाँ तक कि होमगार्ड से भी मुलाकात नहीं हुई। आपके सोसाइटी में भी किसी ने ज्यादा नहीं पूछा, बल्कि बड़े आदर के साथ कहा कि उनका वो ऊपर वाला जो है 2nd फ्लोर पर, वहां आप चले जाइए। तो ये क्या माजरा है? क्या आपको गवर्नर के रूप में कोई सुविधा, कोई सिक्योरिटी, ये क्यों नहीं है? नहीं, वो एक बदले की भावना से
ना मुझे मकान दिया गया जबकि दिया जाता है। जी जी। और फिर मेरे कार्यकाल में वहाँ 370 हटाई गई थी। तो मुझे तो खतरा है, और ये लिखा भी था वहाँ के गवर्नर हाउस ने कश्मीर के कि इनको मकान और Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। वो नहीं दी, जो सिक्योरिटी थी वो विड्रॉ कर लिया। एक सिपाही है सिर्फ मेरे साथ, वो भी आपको नहीं मिला होगा। जी जी, सब हमने नहीं भगवान देखा। भरोसे है। तो ये माजरा क्या है? आई मीन, क्या आपका गवर्नर पद से हटने के बाद क्या आपका सत्ता प्रतिष्ठान से कोई संवाद बीच में होता है? नहीं, मेरा नहीं, मैंने भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी नहीं किया। अच्छा, एक चीज मैं ये समझना चाहता हूं कि आपने किसान आंदोलन का समर्थन किया, उस दरमियान तो निश्चित रूप से, जहां तक एक जर्नलिस्ट के तौर पे मेरा जो एक इंप्रेशन है या एक अंदाज है, कि आपके बयानों से परेशान होकर सरकार की तरफ से किसी न किसी ने तो जरूर संपर्क किया होगा। तो क्या कोई फोन पर संवाद, कोई चर्चा आपसे होती थी या नहीं होती थी? लेकिन मैं वो बताऊंगा नहीं, वो उचित नहीं है। मुझे कहा गया कि भाई आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा साहब, मैं किसान बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं चरण सिंह के साथ था, और मेरा जमीर ये गवारा नहीं करता कि 700 किसान मारे जाएं और मैं चुप रहूं। तो मैंने तो सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित किया, बल्कि आपको भी बोलना चाहिए और आपको इस पर एक्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे कहा गया था, मैं उसमें फिर माना नहीं। जी नहीं, लेकिन हमने अखबारों में पढ़ा उस समय, उस दौर में। अब वो सरकारी सूत्रों के हवाले था, कोई जरूरी नहीं कि आप ही के सूत्र केवल आपकी ओर से बोला जाए, लेकिन जो रिपोर्टर्स थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी अखबारों में खबर छापी कि भाई आपको सरकार के टॉप लेवल से संदेश गया है और आपसे बात हुई है। तो क्या ये बात सही है कि बार बार बात होती थी? बात हुई, बार बार कहा गया कि भाई आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा साहब, मैं तो बोलूँगा, ये मेरे दिल से निकली हुई बात है, और मैं किसान राजनीति से आया हूँ, उसके लिए मेरा कमिटमेंट है। तो क्या ये वो नहीं कहते थे फिर आप इस्तीफा देकर चले जाइए? ये नहीं कहा कहते तो मैं 1 मिनट में छोड़ देता। अंत तक नहीं कहा? कभी नहीं कहा। पूरा कार्यकाल पूरा होने दिया? पूरा कार्यकाल में सोचा डाई डाउन हो जाएगी चीज, खत्म। लेकिन एक समाजवादी अतीत के व्यक्ति होने के नाते, जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के स्पेशल स्टेटस, विशेष दर्जा वाला प्रावधान जो ऑलरेडी पहले ही मारा जा चुका था, उसको ऑलमोस्ट उसका 75% से भी ज्यादा उसको खत्म किया जा चुका था। वो तो केवल नाम के लिए स्पेशल स्टेटस था, आप जानते हैं इस बात को। तो जब उसको निष्प्रभावी करने के लिए कानून लाया गया और फिर विभाजन भी हो गया राज्य का, जिसको जनता ने कहीं नहीं पसंद किया, जम्मू में भी नहीं पसंद किया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आपको असहमति उस पर थी, जैसा उन दिनों मीडिया में आया कि कुछ एक मुद्दों पर असहमति थी, तो उस मुद्दे को क्यों नहीं आपने इस्तीफे का मुद्दा बनाया? नहीं, मेरी उसमें असहमति नहीं थी, और ये जो कारण था इनका, इसको वो बनाने का, ये जो बनाई है केंद्र शासित क्षेत्र, हाँ, इसके कारणों की मुझे जानकारी थी जो उस वक्त वैलिड थे, लेकिन इनका जो डर था वो पूरा नहीं हुआ। सब कुछ ठीक ठाक रहा, वहाँ कोई कुत्ता भी नहीं भौंका, पूरा 370 हट गई। लेकिन उसमें भी मेरा कोई विवाद पैदा करना उचित नहीं था, क्योंकि उस देश का जनमानस उस तरफ था। लेकिन आपने, मुझे याद है कि जब वो प्रश्न उठा, खासकर वहां की जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का, जिसमें घोटाले की बात थी, जिसमें ये था कि आपको रिश्वत देने की बड़ी कोशिश की गई थी, और फिर आपने कुछ लोगों के नाम ले लिए, खासकर जो संघ परिवार या सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग हैं उनके नाम आ गए। तो वो जो पूरा प्रकरण था, उस पर आपने कई लोगों को इंटरव्यू दिए थे उस दरमियान, और वो बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। तो आज उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि सीबीआई ने आपसे पूछताछ भी की है। आपके लोगों की स्थिति ये है कि जो उसमें दोषी थे, जिनका मैंने नाम लिया था, उनसे पूछताछ नहीं हुई। मुझसे पूछताछ हुई और मेरे स्टाफ से, उनके फोन भी अभी लेके रखे हुए हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि शिकायत करने वाले की जांच हो। तो जो सीबीआई ने आपसे पूछताछ की आपके घर पे आकर, क्या बताना चाहेंगे कि उन्होंने क्या उनके नहीं, उन्होंने तो जानकारी चाहिए, मैंने बता दी ये है करो, तो वो किया ही नहीं उन्होंने। जिनके मैंने नाम लिए, चूंकि वो सत्ता प्रतिष्ठान के नजदीक थे सब लोग जी, उनसे किसी से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, आज तक नहीं पूछा। तो ये क्या आप जो बार बार कहते हैं, कई जगह आपने कहा है
कि आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो करप्शन के इशू पर ही सत्ता में आए, उनका कहना था कि यूपीए 2 रिजीम बहुत करप्ट है, बहुत सारे घपले घोटाले हुए हैं, हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, हम एक नया भारत बनाएंगे वगैरह वगैरह, सबका साथ सबका विकास। आपने बीच में कह दिया कि साहब ये तो करप्शन से इनको कोई कष्ट नहीं है, ये करप्शन को ऐसे जहां तक आपने कहा था, वाक्य मैं पढ़ रहा हूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से नफरत नहीं है। करप्शन से कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि उन्होंने टॉलरेट किया करप्शन को। जो मैंने बताया जो सच था, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हाँ, तो कैसे आपने कहा कि करप्शन से प्रधानमंत्री को नफरत नहीं है? मैंने प्रधानमंत्री को उन्हें स्पेस बताया कि ये करप्शन हो रहा है, इस स्टेट में हो रहा है और मेरी जानकारी है कि हो रहा है। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, मुझे उठा के वहां से गोवा से भेज दिया मेघालय। तो आपने तो गोवा में भी करप्शन के बारे में इल्जाम लगा दिया। मुझे हटाया गया, अभी तक तो वहाँ हटाया नहीं है जो करप्ट लोग थे। नहीं, तो आपने तो ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने आपसे फोन करके कहा था कि जो गोवा में जिन लोगों की शिकायत आपने की है उनकी दरियाफ्त उन्होंने की, जांच पड़ताल अपने स्तर पर पूछताछ करवाई और वो आपके जो आरोप हैं गलत थे। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें बताया, आपने तो उन्हीं से पूछा है जो जिनकी शिकायत। जी, तो कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात है, तो आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम क्या लगती है आपको? क्या ये सिर्फ जुमला है? मुझे लगता है ये जुमला है और वो इसको अपने उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनके बहुत नजदीक लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिनके मैंने नाम लिए थे, किसी पे कोई एक्शन नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि उनकी पार्टी या उनकी नजर में कोई करप्ट नहीं दिखाई देता। जो भी करप्ट लोग हैं ज्यादातर तो अपोजिशन के लोग ही हैं। उनकी नजर में नहीं दिखता होगा, मैंने तो नजदीक से देखा और करप्शन होते हुए देखा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और मौजूदा सरकार सिर्फ विपक्षी नेताओं को करप्शन के मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है? विपक्ष वालों को भी फंसाए, लेकिन एक आध अपने को भी फंसाए। जी, अपने को भी क्यों नहीं फंसाना चाहिए जब आपके लोग करप्ट हैं? नहीं, लेकिन कोई आपको नजर में है ऐसा जो? नहीं, अब मैं इसको इस पे नहीं बोलूंगा इंटरव्यू में, लेकिन मेरी नजर में है। मैंने बताया उनको कि ये है कुछ कोई एक्शन नहीं। बीजेपी के लोगों ने कहा। तो बीजेपी के अंदर बहुत सारे नेता आपके संपर्क में होंगे, क्या उन नेताओं से आपकी बातचीत अगर होती रहती है तो इस सरकार के परफॉर्मेंस को, इसके तौर तरीकों को वो कैसे देखते हैं? वो इस सरकार के काम से खुश नहीं है और उनका ये है कि ये अगर 200 पे चले गए तो हम ही हटा देंगे। उनको पता नहीं इनके नीचे जो है वो आंच लग रही है। तो क्या वो बोलते नहीं हैं वो लोग? बोलने में खतरे हैं तो वो नहीं बोलते हैं, लेकिन वो मौके पे बोलेंगे जब वो समझेंगे कि अब हम इनकी मार से बाहर है तो जरूर बोलेंगे। लेकिन आरएसएस को प्रधानमंत्री का भरपूर समर्थन है। ऐसा नहीं, आरएसएस का तो एक बड़ा तबका प्रधानमंत्री से नाराज है। आप कैसे ये कह सकते हैं? मुझे जानकारी है। इसका मतलब आरएसएस के लोगों से भी आपकी चर्चा होती रहती है? मेरी चर्चा होती रहती है, मेरी जानकारी है। आरएसएस के लोग हैं नाराज हैं। आरएसएस का टॉप ब्रास इनसे नाराज है। अच्छा, तो एज ए गवर्नर, फॉर्मर गवर्नर, आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या भारत में गवर्नरों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है? आपने बहुत सही सवाल उठाया। गवर्नरों की नियुक्ति इलेक्शन कमिश्नर की तरह से होनी चाहिए। कैसे? कोई जेब से निकाल के न रख दिया जाए। कैसे आप बताएंगे, सजेस्ट कैसे करेंगे? उसमें अपोजिशन लीडर की, चीफ जस्टिस की, 3-4 लोगों की राय ली जाए, प्राइम मिनिस्टर की भी ली जाए, तो उसमें कोई बिल्कुल जेब का आदमी नहीं आएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन में तो नियम ही बदल रही है सरकार। अब बदला, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेस्ट किया था उसको तो उल्टा हो गया। मैं उसी के लिए कह रहा हूँ, इसको नहीं कह रहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था उसी के लिए कह रहा। तो आपका कहना है कि गवर्नर जो नियुक्त किए जाएं उसमें सत्ताधारी संरचना की तरफ से प्रधानमंत्री हों और विपक्ष के नेता हों और चीफ जस्टिस। आपका ये कहना है? पक्का इनको करना चाहिए, तब वो अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि तमिलनाडु से लेकर के और पंजाब तक अभी हाल में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर सरकार और गवर्नरों के बीच में कन्फ्रंटेशन है। तो आपने कभी इस पर बात की क्या मोदी जी से? अच्छा, अमित शाह जी से? किसी से बात नहीं? लेकिन आप लगातार ये बात कह रहे हैं।
मेरी जानकारी, हाँ मेरा ये सोच है। एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं किसान आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में कि आप स्वयं किसान पुत्र हैं, किसान आंदोलनकारियों के समर्थन में भी रहे हैं। इस आंदोलन के एक प्रमुख नेता जो आप ही के इलाके के हैं, आपके मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो बहुत स्टार एक लीडर के तौर पे इमर्ज किए किसान आंदोलन में। हालांकि किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब के किसानों ने की थी, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश से वो इमर्ज किए और बड़ी ताकत बन गए। मैं राकेश टिकैत और उनके भाई की बात कर रहा हूं। लेकिन अभी देखने में आ रहा है कि राकेश टिकैत जी लगातार जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं या नॉन बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अटैक कर रहे हैं। और जैसे अभी हाल में उन्होंने बिहार जाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को खूब अटैक किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करने आए हैं, आंदोलन करेंगे, क्योंकि मंडी सिस्टम को फिर से लागू नहीं किया जा रहा है नीतीश कुमार की सरकार द्वारा। तो मुख्यमंत्री से बात करने के बजाय उन्होंने सड़क पर बिल्कुल आंदोलन की धमकी दे डाली। तो क्या आपको लगता है राकेश टिकैत की राजनीति किसान आंदोलन की जो राजनीति है उससे डिरेल कर रही है? क्या मामला है? नहीं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मैं उनसे बात करूँगा, उनको ये नहीं करना चाहिए। और वो किसान आंदोलन की पैदाइश हैं और उसी में जो दूसरे लोग जन्मे चरण सिंह जी की राजनीति के, उनका विरोध उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कर रहे हैं, तो आप उनके करने को कैसे आप देखते हैं? मैं बात करूँगा, वो गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं नहीं, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो सत्ता प्रतिष्ठान के काफी नजदीक जा चुके हैं। मैं तो उस तरह की बात नहीं कहूँगा, बिना किसी जानकारी के। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उचित नहीं है नहीं, लेकिन ये अनुचित काम क्यों वो कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? वो आप क्यों मेरे से बुलवाना चाहते हैं? आप सब जानते हैं क्यों करता है कोई ऐसा काम। कोई ना कोई प्रोको होता है तभी करता है। जी जी। जो महिला पहलवान आंदोलन हुआ उस दरमियान भी उनकी भूमिका को लेकर, खासकर उनके भाई की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। बहुत संदेहास्पद थी और बहुत, अभी वो रोते फिर रहे पहलवान। कल मेरे पास आए थे जी कि साहब हमारा कुछ हुआ नहीं, हमें धोखा हो गया हमारे साथ, अब कुछ मतलब नहीं बोलूँगा, तुम मेरे से पूछ के गए थे समझौता करने जी, तो उनको भी बेच दिया। मतलब ये एक तरह से आंदोलन को बेचने की एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है। अच्छा, पुलवामा के बारे में आप बीच बीच में आपका बयान मैंने देखा था और बार बार आप कहते हैं कि उस दरमियान कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप साफ साफ नहीं बोलते हैं। क्या वो उस मामले में जो आरोप लगते रहे हैं, एक तो ये आरोप बहुत साफ है और उसको लेकर तथ्य भी हैं कि साहब हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से किसान, लेकिन और भी क्या कुछ उसके पीछे था? असली तो यही है और उसके पीछे दूसरी चीज ये थी, उसकी जांच नहीं कराई आज तक। इसकी वजह क्या आपको लगता है? मैं नहीं कह सकता क्या वजह। वो चूंकि उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया गया चुनाव के लिए, इसलिए जांच नहीं कराई। तो कुछ संदिग्ध मामला आपको लगता है क्या उसमें? और भी संदिग्ध यही है कि आपको उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसकी जांच करानी चाहिए थी और जो हमारी गलतियां थी उस पर कुछ लोगों को सजा दी जानी चाहिए जी। 4 महीने तक होम मिनिस्ट्री में फाइल पड़ी रही सीआरपी की कि हमको 5 एयरक्राफ्ट देते हैं, क्योंकि हम इतना लंबा काफिला लेके नहीं जाते हैं जी। मना कर दिया 4 महीने के बाद। तो आपने फिर कुछ कहा? नहीं, मैं तो ये उसी दिन जिस दिन ये हुआ था उसी दिन कहा था कि हमारी गलती से हुआ, तो मुझे कहा कि आप चुप रहिए। तो आपको कहा गया कि चुप रहिए? चुप रहिए। फिर मुझे से डोभाल से कहलवाया गया, सतपाल भाई अभी मत बोलिए। तो मैं समझा कुछ जांच वांच करते होंगे, वो उस पर असर पड़ेगा अगर मैं बोलूंगा। मैं नहीं बोला, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। पुलवामा बड़ा सवाल है। लेकिन आपके समाजवादी संस्कार वो बरकरार रहे, आप फिर बीजेपी में एडजस्ट कैसे कर लिए? हुआ ये, हम समाजवादियों की हरकतों से सब पार्टियां टूट गई थी, खासतौर से समाजवादी सोच की कोई जगह नहीं रह गई थी राजनीति करने की। मैं तो 3-4 साल घर बैठा रहा, जब कोई रास्ता नहीं रहा तो उस वक्त अटल जी की बीजेपी थी जी, अडवाणी जी की बीजेपी थी, मैं उसमें चला गया। तो दोस्तों, इस तरह से सतपाल मलिक साहब ने जो बातें आज कही हैं उसमें खासकर किसान आंदोलन के जो कुछ नेता उभर कर सामने आए पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उनको लेकर जो कमेंट किया है, साथ में जो
सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी जो दावे हैं उनकी जो पोल खोली है और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में जो सवाल उठाए हैं, खासकर उन घोटालों की जांच का जिन लोगों का नाम लिया गया था, लेकिन सीबीआई इनसे पूछताछ करने के लिए आ जाती है लेकिन उन लोगों से पूछताछ कभी नहीं होती है। ये बड़े दिलचस्प हैं। हम सतपाल भाई से आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।